अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 122 माया की माया। लैला अगली सुबह सेट पर डबिंग के लिए जाने से पहले मारिया के साथ यूनियन के ऑफिस आई हुई थी। डेविड उसे देखते ही खिल उठा था। उसने एकदम गर्म जोशी से उसका वेलकम करते हुए कहा, मुझे पता था बेटा, आप इनकार करके हमारा मान नहीं तोड़ोगी। वेलकम टू द यूनियन। लैला ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, आपने इतने प्यार से कहा था अंकल कि मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस पोस्ट के लिए जरूरी किसी भी काम के लिए मैं आपका और मारिया का ही सिर खाने वाली हूँ। फिर उसकी ये बात सुनकर मारिया और डेविड के साथ मौजूद वहाँ बाकी लोग भी हंस पड़े थे। उन लोगों का प्यार और अपनापन देखकर लैला को बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, एक जिम्मेदारी के एहसास की वजह से थोड़ी घबराहट तो थी, मगर जिस तरह से मारिया ने उसे हिम्मत बंधाई थी, अब उसके बाद उसे भी कुछ कुछ कॉन्फिडेंस तो आ ही चुका था। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ऑफिस में एक बूढ़ी औरत ने एंटर किया। उसने अपना आधा चेहरा अपने पल्लू से ढांप रखा था। डेविड ने जैसे ही उसे देखा वैसे ही झट से कहा, अरे सुलोचना ताई, आप खुद से यहाँ क्यों आ गई? मैं आज शाम भिजवाने ही वाला था। सुलोचना नाम की उस बूढ़ी औरत ने लैला को देखकर कुछ हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात नहीं डेविड, मैं इधर आ ही रही थी तो सोचा कि मिलती चलूं। अच्छा, कहकर डेविड ने टेबल की एक ड्रॉर से एक लिफाफा निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। सुलोचना ताई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से निकल गई। उसके जाते ही डेविड ने अफसोस भरे लहजे में कहा, पता है लैला, ताई अपने जमाने की मशहूर हीरोइनों में से थी, लेकिन एक सुपरस्टार ने इन्हें ऐसे अपने प्यार के जाल में फंसाया कि फिर इनसे फिल्में तो छूटती ही गईं, ये खुद भी कहीं की नहीं रही। अब पिछले कई सालों से यूनियन ही हर महीने इन्हें कुछ रकम देकर इनका खर्चा चला रही है। लैला सुलोचना ताई की इस कहानी पर अफसोस के दो बोल भी नहीं बोल पाई थी, लेकिन ताई के चले जाने के बाद भी उनकी कहानी का दुख जैसे लैला के मन में कहीं गहराई में जा ठहरा था। दिव्या अपना सवाल करके कबीर के जवाब का इंतजार कर रही थी। तब कबीर ने एक तंज भरी स्माइल देते हुए कहा, एक कहावत सुनी है दिव्या, जंगल में मोर नहीं नाचेगा तो क्या बारिश नहीं होगी। ठीक उसी तरह सुजॉय ने तुम्हारे बाकी के बचे हुए शॉट्स रीराइट करवाकर दूसरे कैरेक्टर से शूट करवा लिया है। क्या? दिव्या पर जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ये सुनकर पार्थो भी चौंक सा गया था। दिव्या ने अपनी भवें सिकोड़कर कुछ तल्खी से पूछा, लेकिन ये क्या बात हुई? मेरा कोई छोटा मोटा रोल तो नहीं था जो सुजॉय ने अपने मन से ही ये फैसला ले लिया, वो भी मुझे बिना इन्फॉर्म किए। कबीर ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ओ कम ऑन दिव्या, ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे बस कुछ शॉट्स के लिए 15 दिन का इंतजार कोई बेवकूफ डायरेक्टर ही करेगा, और वो सुजॉय तो बिल्कुल ही बेवकूफ नहीं है। पार्थो जानता था कि अब बहस करके कोई फायदा नहीं है, बाजी उसके हाथ से जा चुकी थी, लेकिन दिव्या का कॉन्फिडेंस अभी तक कम नहीं हुआ था। वो अभी कुछ कहना ही चाह रही थी कि तभी कबीर ने कहा, अब तुम ये कहकर अपनी बेवकूफी मत दिखाना कि तुम डबिंग के लिए अभी अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि ये तो और भी आसान है। किसी भी डबिंग आर्टिस्ट का इस्तेमाल करके आसानी से ये मसला भी हल किया जा सकता है। इसीलिए अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ भी चल रहा है तो मैं तुम्हें पहले से बता दे रहा हूं, तुम्हारा ये आइडिया भी फेल होने वाला है। पार्थो ने कुछ मायूसी भरे लहजे में कहा, तो इसका मतलब तुम लोगों ने मेरा नुकसान कराने का ठान ही लिया है, बावजूद इसके कि तुम्हें अच्छे से पता है चंद्रा साहब के 2 लाख रुपए इसमें एक्स्ट्रा चले गए उस लैला की वजह से। ये सुनकर कबीर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, चंद्रा साहब के 2 लाख रुपए लैला की वजह से नहीं गए, बल्कि उनकी और तुम्हारी मिली भगत की वजह से गए हैं। फिर उसने कुछ ठहर कर कहा, और वैसे भी तुम अगर थोड़े से पेशेंस से काम लो तो कोई नुकसान नहीं होने वाला तुम्हारा। दिवाली पर सुजॉय को अपनी फिल्म रिलीज करने दो,
उसके बाद भी मार्केट में इक्का दुक्का फिल्में ही आएंगी, वो भी किसी बड़े प्रोडक्शन की नहीं आ रही है। तुम आराम से क्रिसमस और न्यू ईयर पर रिलीज कर सकते हो, तब भी अच्छा बिजनेस कर लेगी तुम्हारी फिल्म। कबीर ने कहा तो वाकई पार्थो सोच में पड़ गया। कबीर की बात लॉजिकल थी। वैसे भी कबीर की एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होती थी, इसीलिए अभी उसकी बात ना मानने का कोई रीजन ही नहीं था। पार्थो ने गहरी सांस ली और कहा, ओके देखता हूं, ऐसा ही करना पड़ेगा। तुमने ऑप्शन भी कहां कोई छोड़ा है मेरे लिए। कबीर ने एकदम से उठते हुए कहा, एक बात हमेशा याद रखना पार्थो, दूसरों की लकीर को काटने से बेहतर है अपनी लकीर को लंबा करने में ही समझदारी दिखाई जाए। हमें जितना हो सके दूसरों के लिए बचाए कोई रोड़ा बनने के, उनका सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया ऐसे ही खूबसूरत बन सकती है, सबके बराबर रूप से रहने लायक। बाय। फिर उसने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, उम्मीद है तुम कल से डबिंग के लिए स्टूडियो पर बिना किसी बहाने के मौजूद होगी। और फिर कबीर वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्या ने कुछ गुस्से में कहा, ये कबीर का बच्चा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। एटीट्यूड देखो इसका, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि खुद को भगवान से कम नहीं समझ रहा। लेकिन पार्थो ने एकदम शांत लहजे में कहा, वो सही कह रहा है दिव्या, अकलमंदी इसी में है कि उसकी बात मान ली जाए, वरना हम ऐसे भी उसके अगेंस्ट जाकर इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसकी बातें सुनकर दिव्या बस अपना मन महसूस कर रह गई। तब पार्थो ने आगे कहा, वैसे भी तुमने खुद अपने तरीके से भी तो इतना कुछ करके देख ही लिया है, उसका कोई फायदा हुआ तुम्हें? उल्टे ऐसे हालात को पहुंच गई। इससे बेहतर है कि अब लैला या सुजॉय से कोई खुन्नस निकालने की बजाय शांति से फिल्म रिलीज होने दो। वैसे भी तुम्हें इस फिल्म से अच्छा फायदा पहुंचेगा। आफ्टर ऑल इसी फिल्म की वजह से तुम्हारा इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया। पार्थो की बातें सुनकर दिव्या वाकई सोच में पड़ गई थी। नरेन जब सेट पर पहुंचा तो वहां हमेशा की तरह खूब गहमा गहमी थी, जो कि इस बात की तरफ इशारा थी कि माया सेट पर ही मौजूद है। उसने मेकअप रूम की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि तभी एक स्पॉट बॉय ने आकर कहा, माया मैम आपको केबिन में बुला रही है। ये सुनकर नरेन ने अपने कदम माया के केबिन की तरफ बढ़ा दिए। हालांकि अब नरेन या बाकी लोगों को माया से उतना खौफ नहीं आता था जितना कि पहले पहल में महसूस हुआ करता था, लेकिन फिर भी माया बुलाए तो एक बार को ये लोग अब भी सोच में पड़ जाते थे कि क्या बात हुई। मन में यही उधेड़ बुन लिए नरेन ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। अंदर से इजाजत मिली तो उसने अंदर एंटर करते ही हेलो कहा। अंदर माया बिल्कुल सीरियस अंदाज में बैठी हुई थी। उसने नरेन के हेलो का जवाब भी बेहद अनमने ढंग से दिया और उसे बैठने के लिए कहा। आपने बुलाया माया मैम? नरेन ने बैठते हुए पूछा। न जाने क्यों माया का मूड देखकर नरेन को एक बेचैनी सी होने लगी थी। अब उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर माया ने उसे क्यों बुलाया है। तब माया ने टेबल पर रखे पेपर वेट को उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक बेहद जरूरी बात कहने के लिए बुलाया है नरेन। जी कहिए ना। नरेन का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वो मैं कहने वाली थी कि। कहते कहते माया कुछ ठिठक सी गई। नरेन ने बेचैनी से पूछा कि। माया ने उस पर एक नजर डाली और फिर एकदम से अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और केबिन में चहलकदमी करते हुए कहा, देखो नरेन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये शो बहुत अच्छा जा रहा है और तुम अपने बाकी साथियों के साथ अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन। नरेन का मन किसी अनजाने डर से परेशान सा होने लगा था। वो लगातार माया के चेहरे को देखते हुए ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। माया ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड यही है कि तुम्हें ये शो अब छोड़ना होगा। नरेन पर जैसे कोई बिजली आन गिरी। उसने हकलाते हुए पूछा, छोड़ना होगा? लेकिन क्यों? माया ने वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, मैंने बताया ना,
स्क्रिप्ट की डिमांड यही है। टीआरपी में बढ़ोतरी के लिए हमें कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। नरेन ने अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नरेन ने हैरानी वाले भाव लिए माया का चेहरा देखा और फिर नजरें झुकाते हुए बोला, अजीब सी बात है ये। क्या ये टेम्पररी होगा? I mean, जैसे आपने अरुण के जाने पर स्क्रिप्ट में हेरफेर की थी, ये वैसा ही कुछ है? माया ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हें परमानेंटली इस शो से बाहर कर देंगे। नरेन का चेहरा अब धुआं धुआं सा होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब रो देगा। उसका दिल चाह रहा था कि माया से चीखते हुए पूछे कि जब उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसके बदले यही इनाम मिलना था क्या? लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सका। माया की नजरें अब लगातार उसका चेहरा देखे जा रही थी। जब उसे लगा कि नरेन इस बात से कुछ ज्यादा ही हर्ट हो रहा है तो उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास बस एक हफ्ता है। इस एक हफ्ते में हम तुम्हारे जाने का प्लॉट वाइंड अप कर देंगे। देखो नरेन, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बल्कि बेहद बुरा लग रहा होगा, लेकिन हमारी भी मजबूरी समझो। ये सुनकर नरेन के चेहरे पर एक तंज भरी स्माइल बिखर गई, लेकिन उसने कहा कुछ भी नहीं। तब माया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ नरेन, ये हमारी मजबूरी ही है कि तुम्हें शो से निकाल दिया जाए, क्योंकि जब तक तुम्हें इस शो से नहीं निकालेंगे तब तक तुम्हें अपनी प्रोडक्शन की अगली फिल्म में बतौर हीरो कैसे लेंगे? अपनी बात पूरी करके माया ने एक ठहाका लगाया और नरेन तो जैसे हैरान होकर बस माया का चेहरा तके जा रहा था, यूं जैसे अभी अभी माया ने जो कुछ भी कहा था उस पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। माया के चेहरे पर अब भी हंसी ही थी। उसने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुंह तो देखो इस लड़के का, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे तुम्हें शो से इसीलिए हटा रहे हैं ताकि तुम्हें सुहाना की फिल्म में लॉन्च कर सकें। नरेन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब माया ने पूरी बात कही तब जाकर उसे यकीन हुआ। रुआं सा चेहरा एकदम से खिल उठा था। उसने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था मैम। तब माया ने एकदम से उसके पास आकर उसका कंधा थपकते हुए कहा, तुमने बेहद अच्छा काम किया नरेन, इसीलिए मेहनत का फल कामयाबी के रूप में ही मिलना चाहिए। सुहाना के आते ही हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देंगे। जी जरूर, नरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कहते हुए वो माया के केबिन से निकल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर पड़ रहे हैं। आज की डबिंग खत्म करके लैला घर लौटने को थी, तभी सुजॉय ने उसे टोकते हुए कहा, लैला, वो डैड तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। लेकिन सुजॉय ने जल्दी से कहा, कॉल क्यों? तुम उन्हें मिल क्यों नहीं लेती? तब लैला ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा, अभी मुझे देर हो जाएगी। एक्चुअली आज मारिया के साथ कुछ जरूरी सामान लेने जाना है मुझे, तो मैंने पहले से उसे कह रखा है। सुजॉय ये सुनकर कुछ मायूस होता हुआ बोला, ओह, फिर ठीक है। न जाने क्यों लैला को उसके एक्सप्रेशंस देखकर अफसोस सा होने लगा, इसीलिए उसने झट से कहा, एक काम करती हूँ, मैं ना कल स्टूडियो पर आने से पहले ही मैंशन आती हूँ, फिर सर से मिलकर हम लोग एक साथ यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर सुजॉय ने कुछ खुश होते हुए कहा, ये सही रहेगा, तो कल सुबह मिलते हैं। हामी भरती हुई लैला वहां से निकल गई। अगले दिन वादे के मुताबिक लैला पाहुजा मैंशन में थी। पाहुजा साहब उसे देखकर एकदम से खुश हो गए और फिर नाश्ते के टेबल पे ही उसे भी ज्वाइन करने को कहा। सर, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, यू प्लीज कैरी ऑन। लेकिन पाहुजा साहब ने कहा, कोई बात नहीं, साथ बैठने के लिए आ जाओ। तब मजबूरन लैला को भी उठकर आना पड़ा। सुजॉय भी वहीं बैठा था। उसने लैला के लिए प्लेट बढ़ाते हुए कहा, आज डैड को इडली खाने का मन था,
इसीलिए आज साउथ इंडियन ही मिलेगा खाने में। तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी बेहद पसंद है ये सब। उन दोनों को यहाँ देखकर लैला की नजरें अनजाने तौर पर ही लतिका जी को तलाश रही थी। उसने इधर उधर देखते हुए पूछ ही लिया, लतिका जी कहीं नहीं दिख रही हैं? तब पाहूजा साहब ने मजाकिया अंदाज में कहा, ये वक्त उनके जिम जाने का है और अगर वो दिख जाती तो शायद हम इतने खुश नहीं दिख पाते। कहकर उन्होंने हंसते हुए सुजॉय को देखा। जवाब में सुजॉय भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं हंस नहीं रहा आपके इस जोक पर, मेरी माँ है वो। सुजॉय का इतना कहना था कि तीनों हंस पड़े। इसी तरह हंसी मजाक के दौरान अभी वो लोग नाश्ता फिनिश करके बैठे थे तो सुजॉय ने कहा, लैला तुम जब तक डैड से बातें करो, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। कहकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया। तब पाहूजा साहब ने धीमे लहजे में लैला से कहा, सुहाना ने कोई खबर की? आखिर कब आ रही है वो वापस? लैला ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी अभी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही उसके आने के बारे में कुछ भी पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तब तक सुजॉय अपना बैग लिए नीचे उतरते हुए बोला, अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चलें? जी जरूर, कहकर लैला उठने को हुई। पाहूजा साहब ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, आती रहना, अच्छा लगता है। लैला ने धीरे से सिर हिलाते हुए हामी भरी और दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ने को हुए। तभी पार्किंग में गाड़ी रुकने की आवाज आई। सुजॉय ने एक नजर लैला को देखते हुए कहा, लगता है माँ आ गई है। लेकिन अभी वो कह ही रहा था कि लतिका जी एकदम गुस्से में अंदर आती हुई बोली, तो मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये कर रहे हो? कहकर वो अंदर आई और उनके सामने हाथ में पकड़ी हुई मैगजीन लगभग फेंकते हुए कहा, मैं पूछती हूँ क्या है ये सब? ये सुनते ही सबकी नजर जैसे ही मैगजीन पर पड़ी, तीनों के तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैगजीन के कवर पेज पर पाहूजा साहब और सुहाना की गले मिलती हुई तस्वीर थी और उस पर कैप्शन लिखा था, लौट आई है सुहाना पाहूजा। क्या पाहूजा साहब और सुहाना को मिलवाने की लैला के इस कदम से सुजॉय और लैला के पनपते हुए रिश्ते में आ जाएगी एक बार फिर से खटास? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।